गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पार्ट 5 पढ़ रहे थे कोशिका, जिसने इससे पहले की वीडियो में मैंने केंद्रक तक का एक्सप्लेनेशन दिया था और होपफुली आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इस पार्ट को आगे पढ़ते हैं, कोशिका द्रव्य पर आते हैं। कोशिका द्रव्य आपको जैसे पहले बताया था कि ये क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य जो जेल लाइक अपीयरेंस का होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप हेयर जेल जो लगाते हो या एलोवेरा जेल वगैरह जो आपने देखा होगा, ये जेल लाइक अपीयरेंस का होता है कोशिका द्रव्य। और ये कोशिका झिल्ली के अंदर, जो हमने कोशिका का बारे में पहले पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली बाउंडेड होती है, कोशिका जो है वो पूरा बाउंडेड होता है कोशिका झिल्ली से। कोशिका झिल्ली के अंदर जो है ये पाया जाता है आपका कोशिका द्रव्य जेल लाइक अपीयरेंस का होता है। इसके दो पार्ट मेनली, एक तो कोशिका द्रव्य के अंदर जो है सारी कोशिका से रिलेटेड जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती है, जैसे मेटाबॉलिक क्रियाएं कहते हैं, जिनमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ जैविक व कैटाबॉलिक क्रियाएं। ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दो टाइप की होती हैं। कैटाबॉलिक क्रियाएं वो होती हैं जहाँ पर एक पदार्थ से टूट करके विभिन्न पदार्थ मिलते हैं, और एनाबॉलिक क्रियाएं वहाँ होती हैं जहाँ विभिन्न पदार्थ मिल करके कोई एक पदार्थ दे रहे हैं। जैसे कि 10th क्लास में हमारे पास है अपनी संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं। तो संयोजन अभिक्रियाओं को हम एनाबॉलिक क्रियाओं में रखेंगे और वियोजन को कैटाबॉलिक में। संयोजन मतलब जुड़ना, यानी कि एनाबॉलिक मतलब जुड़ने वाली जो क्रियाएं हैं, और कैटाबॉलिक जो टूटने वाली क्रियाएं हैं। ये दोनों प्रकार की क्रियाएं हमारे कोशिका द्रव्य के अंदर होती रहती है। सभी कोशिकाओं में होती है। सभी कोशिकाओं में कभी आवश्यकता अनुसार जो है एक पदार्थ टूट करके हमें विभिन्न पदार्थ देता है, जैसे पाचन क्रियाएं वगैरह हो रही हैं, और कुछ अन्य क्रियाओं में विभिन्न पदार्थ जुड़ करके हमें एक नया पदार्थ बना करके दे रहे हैं। तो ये सारी क्रियाएँ हमारे कोशिका के अंदर होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। इन सभी क्रियाओं को, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्रियाएँ जो हैं, इन सभी क्रियाओं को कलेक्टिवली मेटाबॉलिक क्रियाएँ कहते हैं। ठीक है, ये मेटाबॉलिक क्रियाएं जो हैं ये कोशिका के अंदर होने वाले सभी कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ कोशिका द्रव्य जो है ये आपका दो भाग में डिवाइड हुआ है। एक तो सिस्टोल बोलते हैं, जिसमें जो द्रव्य अवस्था में, जो जेल अवस्था में हमको द्रव मिलता है उसको सिस्टोल बोलते हैं। दूसरा इसका पार्ट है कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनेलीज जिनको हम बोलते हैं। वो विभिन्न अंगक, जो झिल्ली युक्त अंगक जो कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, जो मेनली किस में पाए जाते हैं? आपकी यूकैरियोटिक कोशिका में। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे गोल्जी उपकरण की। गोल्जी उपकरण, गोल्जी एपरेटस, जिसकी खोज कैमिलियो गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। तो कैमिलियो गोल्जी, ये देखिए, कैमिलियो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने की थी। उनके नाम के ऊपर ही इसका नाम रखा गया गोल्जी उपकरण। ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का समूह है। आप यहाँ देखिए, ये गोल्जी एपरेटस है ये। ठीक है, ये पुट्टिकाएं हैं, ये जो आपको लंबी लंबी दिख रही है ना, ये पुट्टिकाएं हैं, ये झिल्ली युक्त पुट्टिकाएं हैं। इनका समूह जो है ये गोल्जी उपकरण बनाता है, और इसके साथ साथ इसमें पाए जाते हैं छोटे छोटे वेसिकल्स। ये छोटे छोटे वेसिकल्स हैं जो इन पुट्टिकाओं से बनते हैं। ये पुट्टिकाएं देखो यहाँ पर है ना, बहुत अच्छे से प्रोसेस दिखाया हुआ है कि ये जो पुट्टिकाएं हैं इनसे ये वेसिकल्स बन रही है। एरो लगा करके दिखाया हुआ है कि यहाँ पर जो है ये वेसिकल्स बन रहे हैं, ये छोटे छोटे वेसिकल्स बन रहे हैं। और ये छोटे छोटे वेसिकल्स आगे जैसे जैसे हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे, आगे अन्य क्रियाओं में किस प्रकार पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये गोल्जी एपरेटस इन पुट्टिकाओं और इन छोटे छोटे वेसिकल्स का समूह है, जो पूरा का पूरा एक साथ गोल्जी उपकरण कहलाता है। ठीक है, ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी डिक्टियोसोम के रूप में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में भी डिक्टियोसोम के रूप में पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये वेल डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, स्तनधारी आरबीसी व सीव सेल में अनुपस्थित होती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये पाई नहीं जाती। स्तनधारी आरबीसी एवं सीव सेल्स, ये कुछ कोशिकाएं हैं जो आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, और सीव सेल्स पौधों के अंदर जो आपका फ्लोएम है, फ्लोएम में सीव सेल्स, फ्लोएम उत्तक है उसमें सीव सेल्स पाई जाती हैं। ये जो उत्तक वाले पार्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सीव सेल्स क्या हैं। ये फ्लोएम उत्तक का भाग है। इनमें गोल्जी एपरेटस अनुपस्थित होता ही नहीं है। गोल्जी काय का कार्य क्या होते हैं? एक तो ये लिपिड बनाने में सहायता करती है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतर्द्रव्यी जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है, उसके साथ मिलकर के ये लिपिड यानी कि वसा को बनाने में सहायता करता है। यह मध्य लैमेला बनाने का भी कार्य करता है। मिडिल लैमेला बनाता है ये कोशिकाओं के अंदर, उसमें भी कार्य करता है। यह स्वभाव से स्रावी होता है, यानी कि सिक्रीशन का कार्य करता है। मेलेनिन संश्लेषण में सहायता करता है। मेलेनिन वो पदार्थ है जो हमारे स्किन को उसका कलर देता है, यानी डार्क कलर देता है। डार्क कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेलेनिन। तो मेलेनिन सिंथेसिस कहाँ होता है? गोल्जी एपरेटस में होता है। वसा का सिंथेसिस कहाँ होता है? गोल्जी एपरेटस में होता है।
ये गोल्जी एपरेटिस में वसा का सिंथेसिस होता है, मेलानिन का सिंथेसिस होता है। अंतर्द्रव्यी जालिका में संश्लेषित प्रोटीन व लिपिड का संग्रहण गोल्जी काय में किया जाता है। अंतर्द्रव्यी जालिका जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में वसा का संश्लेषण होता है, लिपिड जिसको हम बोलते हैं। उन दोनों का संग्रहण यहाँ होता है गोल्जी एपरेटस में। और गोल्जी एपरेटस में क्या होता है, उनको फाइनल टच दिया जाता है, उनकी प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद उनको इन वेसिकल्स, गोल्जी एपरेटस से जो छोटे छोटे वेसिकल्स बन रहे हैं ना, इन वेसिकल्स में पैक करके इनके टारगेट तक पहुंचा दिया जाता है। यानी जहां उन वसा और प्रोटीन की आवश्यकता होती है वहां तक ले जाने के लिए यहां से इनको वेसिकल्स में पैक करके गोल्जी एपरेटस द्वारा भेजा जाता है। इन पुट्टिकाओं, कुछ पुट्टिकाओं में एंजाइम बंद किए जाते हैं। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स हार्मोन्स क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम आगे पढ़ेंगे, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका RER, इसके द्वारा बनाए जाते हैं प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स को बाद में फाइनल टच दिया जाता है। वो प्रोटीन्स कहाँ आती है? गोल्जी एपरेटस में आती है, और गोल्जी एपरेटस में आने के बाद उन प्रोटीन्स को हार्मोन्स और एंजाइम्स में बदल दिया जाता है। उनके अंदर जो फाइनल प्रोसेसिंग होती है वो करने के बाद एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाए जाते हैं, और वो एंजाइम्स और हार्मोन्स इन वेसिकल्स में बंद करके, इनको ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा हो ट्रांसपोर्ट वेसिकल, इनमें बंद करके इनके टारगेट तक पहुँचाया जाता है। जहाँ एंजाइम की और हार्मोन की आवश्यकता होती है वहाँ तक ले जाया जाता है इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू। ठीक है, ये था आपका। एक चीज़ और ये कि जो लाइसोसोम बनते हैं वो भी गोल्जी एपरेटस से बनते हैं। जो पाचक एंजाइम है उनको कुछ वेसिकल्स के अंदर, जो आपके वेसिकल्स हैं उनके अंदर पैक कर दिया जाता है, वेसिकल्स में पैक कर दिया जाता है, और पाचक एंजाइम जो उसमें इकट्ठे होते जाते हैं, कलेक्ट होते जाते हैं, वो लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। अभी आप यहाँ देखेंगे कि अर्ली एंडोसोम दिखाया हुआ है, फिर लेट एंडोसोम दिखाया हुआ है। इसके साथ ये वेसिकल्स फ्यूज़ हो जाते हैं गोल्जी एपरेटस से, जो वेसिकल आते हैं जिनके अंदर पाचक एंजाइम है, और ये आपस में फ्यूज़ होकर के क्या बनाते हैं? लाइसोसोम बनाते हैं। इस लाइसोसोम क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। लाइसोसोम भी एक कोशिकांग है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली दिखाई हुई है। कोशिका झिल्ली के अंदर किस प्रकार से ये कार्य गोल्जी एपरेटस का कार्य हो रहा है, तो ये गोल्जी एपरेटस के कार्य थे। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका के ऊपर। अंतर्द्रव्यी जालिका क्या है? झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का विशाल तंत्र होता है। ये झिल्ली युक्त नलिकाएं, यहाँ आप देखिए अंतर्द्रव्यी जालिकाएं, झिल्ली युक्त नलिकाएं और शीट्स का एक विशाल तंत्र होता है, जाल सा होता है। जो इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले इसकी खोज की थी पोर्टर, क्लॉड एंड फॉलम ने। ठीक है, खोज किसने की थी? पोर्टर, क्लॉड एंड फॉलम, ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो मिलकर के साथ काम कर रहे थे, और उन्होंने अंतर्द्रव्यी जालिका की खोज की। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका व स्तनधारी एंथ्रोसाइट के अलावा सभी में पाया जाता है। प्रोकैरियोट में ER नहीं पाया जाता, क्योंकि प्रोकैरियोट में जो है जितने भी आपके झिल्ली युक्त कोशिकांग वो नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा स्तनधारी इरिथ्रोसाइट यानी कि जो आपकी RBC हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनमें भी अंतर्द्रव्यी जालिका नहीं पाई जाती। ठीक है, अंतर्द्रव्यी जालिका जो है ये 2 टाइप की होती है। अंतर्द्रव्यी जालिका जो है ये 2 टाइप की है। एक तो होती है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम बोलते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, दूसरा होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम बोलते हैं चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। इनमें फ़र्क क्या है? देखो मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ। ये न्यूक्लियस केंद्रक के पास जो अंतर्द्रव्यी जालिका पाई जाती है उसके ऊपर आप ये छोटे छोटे डॉट देख रहे हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए, ये राइबोसोम है। क्या है ये छोटे छोटे डॉट? राइबोसोम। जो केंद्रक के साथ जुड़े हुए जो अंतर्द्रव्यी जालिका होती है उसकी बाहरी सतह पर, बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस रफ होती है, एक रफ सरफेस जैसे दिखते हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। और इस कोशिका के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद मिलते हैं आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनकी सतह पर ये राइबोसोम नहीं होते। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी बाहरी मेम्ब्रेन झिल्ली के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते। इससे वो उनकी सतह कैसी दिखती है? स्मूथ दिखती है, चिकनी दिखती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपका RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपने याद रखना है। इसमें होता है प्रोटीन का संश्लेषण। किसका होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका, SER, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें आपका होता है वसा, जिसको हम बोलते हैं लिपिड का संश्लेषण।
ठीक है। ये आपके RER और SER के मुख्य कार्य हैं। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में यहाँ अंतर दिए हुए, देखिए क्या अंतर है। ये झिल्ली व नलिकाओं से बना होता है, सिस्टर्नी व नलिकाओं का बना होता है। ये स्टीरॉयड लिपिड, यहाँ आपका अंतर शुरू होता है कि ये स्टीरॉयड लिपिड व पॉलीसैकेराइड बनाने में मदद करता है। स्टीरॉयड और लिपिड जो है वसा के प्रकार हैं और पॉलीसैकेराइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करने में सहायक होते हैं, जबकि खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका की बाहरी मेम्ब्रेन के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, जबकि खुरदरी में राइबोसोम उपस्थित होते हैं। उस राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण ही ये बाहर से रफ दिखते हैं, इसलिए इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका का मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य के भागों तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनता है वो पहले चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में जाता है और फिर वहां से गोल्जी एपरेटस में आता है, और गोल्जी एपरेटस में जैसे मैंने पहले बताया था उसमें फाइनल प्रोसेसिंग होती है, उनको एंजाइम हार्मोन में कन्वर्ट किया जाता है और इन वेसिकल्स, प्राइमरी वेसिकल, सेकेंडरी वेसिकल, इन वेसिकल्स में पैक करके उनके टारगेट तक पहुंचाया जाता है। तो ये आपका अंतर्द्रव्यी जालिका थी। इसके बाद हम चलो अंतर्द्रव्यी जालिका के कार्य। यह केवल ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर पदार्थों के केंद्रक के बीच परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है, यानी कोशिका के अन्य भागों और केंद्रक के बीच में जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह अंगकों के बीच बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। जो विभिन्न अंगक कोशिकांग है उनके बीच में जो रिएक्शंस होनी है, उनके बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है, उसके लिए भी कौन हेल्पफुल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह वसा स्टीरॉयड कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में मदद करता है, जो क्या करता है, SER करता है। प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, जो कौन करता है, RER करता है। ठीक है, ये कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निराविषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोशिका के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए SER जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि कोशिका में कुछ ऐसे पदार्थ हो जाते हैं, कुछ ऐसे रसायन इकट्ठे कभी हो जाते हैं जो कोशिका के लिए हानिकारक होते हैं, वो कोशिका के लिए विष की तरह कार्य करते हैं। कोई दवा को निराविषीकरण करना, दवा मतलब कोई रसायन, हमने कोई मेडिसिन ली है तो वो भी रसायन ही एक प्रकार का, वो कोशिका के अंदर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो कोशिका के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं, विष की तरह कार्य करते हैं। तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए भी SER जो है वो सहायक होता है। SER जो है वो उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उनको ख़त्म करता है SER, और उसको कोशिका को उनके हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। ये अंतर्द्रव्यी जालिका के कार्य थे। अब हम आते हैं राइबोसोम पे। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम छोटे छोटे गोल कण है। जैसे हमने देखा, जैसे हमने ऊपर देखा ना कि अंतर्द्रव्यी जालिका के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे गोले ही हमने बनाए हैं। ऐसे ही हमने ऊपर प्रोकैरियोटिक कोशिका बनाई थी तो उसमें भी छोटे छोटे डॉट दिखाए थे, उसमें और लिखा था कि ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम छोटे छोटे गोल कण होते हैं जो एक्चुअल में कैसे होते हैं, देखो ऐसी शेप होती है, एक 8 की शेप होती है, एक स्मॉल और एक बिग राउंड होता है जो आपस में अटैच होता है, लेकिन ये काफ़ी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं अन्य कोशिकाओं के मुकाबले, इसलिए हमें छोटे छोटे डॉट की तरह दिखाई देते हैं। तो ये क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। ये छोटे छोटे गोलकण हैं जो जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। ये जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य के अंदर स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं और ये अंतर्द्रव्यी जालिका, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका की बाहरी सतह पर चिपके हुए भी पाए जाते हैं। इवन केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली है उस पर भी चिपके हुए होते हैं राइबोसोम्स। इनका काम क्या होता है? ये मुख्यतः बने किसके होते हैं? RNA और प्रोटीन। ये RNA और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है कि जो हमारा DNA है, राइबोसोम का जो मुख्य कार्य, देखो यहाँ देखिए, राइबोसोम अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। राइबोसोम क्या करता है? जो हमारा DNA है, DNA जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, जो हमने केंद्रक में पढ़ा था कि वो आनुवंशिक पदार्थ किससे बना होता है? DNA। इस DNA में सूचनाएं होती हैं, इन सूचनाओं की सहायता से ये राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। हमारी कोशिका के जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोटीन संश्लेषण होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि भाई हमने अपना कोई कार्य करना है तो हम कोशिका के हाथ तो है नहीं कि हमने हाथ उठाया और अपना कार्य करना शुरू कर दिया। कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी क्रियाएं किसके द्वारा? हॉर्मोन्स और एंजाइम्स। कोशिकाओं के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी क्रियाएं किसके द्वारा कंट्रोल्ड होती है? हॉर्मोन्स और एंजाइम्स के द्वारा। और ये हॉर्मोन्स और एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। ये हॉर्मोन्स और एंजाइम क्या है? प्रोटीन से बने हुए हैं। तो ये जितने भी कार्य कोशिका में हो रहे हैं वो कैसे कंट्रोल करती है कोशिका? प्रोटीन का निर्माण करके। और वो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम के ऊपर होता है, क्योंकि खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका पर
राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण करती है। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? राइबोसोम के द्वारा। सभी संरचनात्मक और क्रियात्मक प्रोटीन्स का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो भी प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। और हमारी जो संरचना में जहाँ जहाँ प्रोटीन इस्तेमाल होता है, और क्रियात्मक प्रोटीन यानी कि एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों ही आते हैं इसमें, इन सभी का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेज दी जाती है। जो मैंने पहले बता दिया कि प्रोटीन जो बनी है वो अंतर्द्रव्य जालिका से गोल्जी अपरेटस और वहाँ से वेसिकल में पैक होकर के जहाँ उसको पहुँचाना है एंजाइम हार्मोन के रूप में, जहाँ टारगेट है वहाँ तक ले जाई जाती है, ठीक है। ये आपका राइबोसोम का मुख्य कार्य हो गया। ये आपके राइबोसोम हो गया। इसके बाद हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आपकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। कैसे? सबसे पहले तो ये झिल्ली युक्त है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें। ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है, आप इसको ध्यान से देखना। झिल्ली युक्त होती है, डबल मेम्ब्रेनस। एक तो ये झिल्ली युक्त है इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। दूसरा, इसमें दोहरी मेम्ब्रेन होती है। जो आप इसमें देखेंगे, जो बाहरी मेम्ब्रेन है ना, बिल्कुल क्लियर स्मूथ बनाई है मैंने। जो बाहरी मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल स्मूथ बनाई है मैंने, यानी कि बिल्कुल जैसे नॉर्मल झिल्ली होती है कोशिका की उस प्रकार से होती है। जो भीतरी मेम्ब्रेन है, ये भीतरी मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। ये जैसे अंदर की तरफ ऐसे मुड़ी हुई बना रखी है ना, ये ऐसे अंदर की तरफ ऐसे बहुत मुड़ी हुई होती है, ठीक है। क्यों मुड़ी हुई होती है? इन मुड़ी हुई क्योंकि भीतरी मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं ऑक्सीसोम्स। क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम्स। और इन ऑक्सीसोम्स का क्या कार्य होता है? इन ऑक्सीसोम्स का कार्य होता है एटीपी का निर्माण। क्या कार्य होता है? एटीपी का निर्माण। तो जो मुख्य श्वसन प्रक्रिया जो होती है हमारी, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में हो जाता है, और वो पायरुवेट आता है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट से हमें मिलती है ऊर्जा। उसका विखंडन होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर उसका विखंडन होता है, और उस प्रोसेस में हमें मिलती है ऊर्जा, और उस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? एटीपी में। उस ऊर्जा को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीसोम, और ये ऑक्सीसोम पाए जाते हैं आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी मेम्ब्रेन पे। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मुख्य कार्य क्या हो रहा है? एटीपी का निर्माण। और क्योंकि एटीपी क्या है? ऊर्जा मुद्रा है कोशिका की। एटीपी क्या है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है, और कोशिका के अंदर किसी भी कार्य करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा हमें किससे मिलती है? एटीपी से मिलती है, और उस एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का निर्माण हो, इसलिए जो भीतरी मेम्ब्रेन है उसमें न्यूमरस फोल्ड पाए जाते हैं उसका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। किसके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए? एटीपी निर्माण का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। इसलिए भीतरी जो मेम्ब्रेन है वो ऐसे फोल्डेड होती है, ठीक है। इनको, ये आपका इसका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अब देखो हम यहाँ पर क्या है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि बिजली घर कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको बिजली घर? क्योंकि जो ऊर्जा है, बिजली का मतलब ऊर्जा, एक्चुअल में बिजली का क्या मतलब है? ऊर्जा। हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम सारे कार्य कर पाते हैं। और कोशिका के अंदर सारे कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसे हमारे घर में हम किसी भी कार्य करने के लिए अप्लायंसेस चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं? बिजली का इस्तेमाल करते हैं। और बिजली कहाँ बनती है? बिजली घर में, वहाँ से हमारे घरों में आती है। इसी प्रकार से कोशिका के सभी कार्यों के लिए जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? उस ऊर्जा का माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, जो कोशिका के सभी कार्यों के लिए पावर देता है, ऊर्जा देता है, ठीक है। यह एक दोहरी झिल्ली वाले, जो मैंने आपको बताया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली नॉर्मल होती है, प्लेन होती है, स्मूथ होती है, और भीतरी झिल्ली जो है उसमें न्यूमरस फोल्ड होते हैं। बाहरी परत चिकनी एवं छिद्रित होती है। छिद्रित मतलब उसमें छिद्र पाए जाते हैं ताकि पदार्थों का आदान प्रदान हो सके। अंत्य परत बहुत ज़्यादा वलित होती है। वलित मतलब मुड़ी हुई होती है, क्रिस्टे, और इनको हम कहते हैं क्रिस्टे। ये जो मुड़े हुए फोल्ड्स मैंने दिखाए थे इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये इनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। इन क्रिस्टे के ऊपर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं जो एटीपी का निर्माण करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य एटीपी, ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करना है। और क्रेब्स चक्कर का मुख्य स्थान क्रेब्स चक्कर वो है जो मैंने आपको बताया था कि पायरुवेट से क्या बनता है? क्रेब्स चक्कर बोलते हैं उसको। पायरुवेट, ग्लूकोज विखंडन में पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड
और जल में विखंडन और इस दौरान जो ऊर्जा निकलती है, इसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए ये जो है क्रेब्स साइकिल का मुख्य स्थान है, प्लेस है। इसके बाद हम आते हैं लवक प्लास्टिड्स में। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जंतु कोशिका में ज़्यादा नंबर में पाई जाती है, पादप कोशिका में कम नंबर में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि पादप कोशिका में पाए जाते हैं प्लास्टिड्स, लवक, ठीक है। वहाँ पर भोजन का संश्लेषण और ऊर्जा को उत्पादन करने का कार्य करते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर पादप कोशिका में कम पाया जाता है। ये लवक जो है, प्लास्टिड्स जो हैं, ये पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। ये प्लास्टिड्स देखिए, ये प्लास्टिड्स जो हैं, ये प्रोटोप्लास्टिड है, ये एटियोप्लास्टिड है। ये प्लास्टिड जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड जो है ये मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये वाइट कलर के होते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है फैट को स्टोर, इनके अंदर फैट स्टोरेज का मुख्य कार्य होता है, इसलिए जो है ये वाइट कलर के होते हैं, पेल येलो कलर के, एक्चुअल में वाइट भी नहीं, पेल येलो कलर के होते हैं, इनको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है पौधे की पत्तियों में, फूलों में, फलों में जो विभिन्न रंग होते हैं ना, वो लाइकोपीन्स, बीटा कैरोटीन की प्रेजेंस की वजह से होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर, यानी कि कलरफुल लवक है जो बाकी के जो रंग हैं वो देते हैं पौधे को। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक बोलते हैं इसको। ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है वो इसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है और पौधे के जितने भी हरे भाग हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उनका रंग हरा किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लवक। इनके आंतरिक संगठन में झिल्ली की कई परतें होती हैं, यानी कि जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था ना, वैसे क्लोरोप्लास्ट हम पहले ये पढ़ लेते हैं। ये क्या है? इस पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं, जो पदार्थ पाया जाता है जिसके अंदर ये झिल्ली की परतें जो हैं वो धसी हुई होती है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में या मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ये जो है ना जेल लाइक सा पदार्थ है जिसके अंदर एक क्रिस्टे जो हैं धसे हुए हैं, इनको मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में इनको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। वो जो पदार्थ जेल लाइक होता है जिसके अंदर जो भीतरी मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के मेम्ब्रेन की झिल्लियाँ जो हैं वो धसी हुई होती है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। आकार में आकृति में कुंडलित होते हैं। कुंडलित मतलब ऐसे, जैसे बहुत सारे, जैसे सांप कुंडली मार के बैठा हुआ होता है ना, बहुत सारे फोल्ड लेकर के बैठा हुआ होता है, ऐसे कुंडलित झिल्लियों की परतों के रूप में पाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हम मेनली पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि मुख्यतः क्या पाया जाता है? पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनमें कैपेसिटी होती है कि ये सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण करके उस सूर्य की ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, यानी कि सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके भोजन का संश्लेषण करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? देखिए यहाँ पर आप इसको देखिए ध्यान से, डबल मेम्ब्रेनस है, ये बाहरी मेम्ब्रेन और ये भीतरी मेम्ब्रेन, और उसके बाद इसमें ये झिल्ली की पुट्टिकाएँ, जो कुंडलित पुट्टिकाएँ हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। ये स्ट्रोमा हो गया, ये झिल्ली की कुंडलित पुट्टिकाएँ हैं, इनको हम बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। क्या बोलते हैं इनको हम? ग्रेना। और ये जो ग्रेना है ये ग्रेना कहलाता है, और ये वाले जो वाला कुंडलित एरिया है इसको बोलते ग्रेना, और ये जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जो झिल्लियाँ जोड़ रही हैं इनको बोलते हैं स्ट्रोमा। इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा लैमिले, ठीक है। ये जो है ये ग्रेना है और स्ट्रोमा लैमिले एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ती है, और जो मैट्रिक्स जिसमें ये धसी हुई होती है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। ये जो है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये ग्रेना जो है, ग्रेना की झिल्लियों के अंदर पाया जाता है आपका क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो है ये आपका हरे रंग का वर्णक होता है, जो इस क्लोरोप्लास्ट को हरा रंग दे रहा है, पौधों को हरा रंग दे रहा है। और ये क्लोरोफिल जो है ये क्या करता है? ये सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण करता है और उसे स्टोर कर लेता है, और कहाँ अवेलेबल कराता है? जब पौधे
कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन का संश्लेषण करते हैं, तब क्लोरोफिल उस अवशोषित ऊर्जा को यहाँ इस अभिक्रिया के लिए अवेलेबल कराते हैं। क्योंकि कोई भी अभिक्रिया होने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है, कोई भी अभिक्रिया होने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो वो सूर्य की ऊर्जा जो क्लोरोफिल ने अवशोषित कर ली थी, वो उस ऊर्जा को कहाँ देता है, यहाँ इस अभिक्रिया को होने के लिए देता है, ताकि इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हो सके और भोजन का संश्लेषण हो सके। और वो ऊर्जा कहाँ कैप्चर हो जाती है, उस भोजन में, जो किसके रूप में बनती है, C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज के रूप में बनती है। और इस ग्लूकोज में वो ऊर्जा जो है वो कैप्चर हो जाती है, और वो ऊर्जा जो है फिर हम जब पौधों से भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो ऊर्जा जो पौधों ने कैप्चर की है वो ऊर्जा हमें मिल जाती है। ठीक है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट के कार्य क्या है, क्लोरोप्लास्ट के मुख्य कार्य भोजन का संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। जो सूर्य की ऊर्जा, पौधे जो हैं वो एकमात्र ऐसे जीव हैं जो सूर्य की ऊर्जा को कैप्चर करके उसे भोजन में कन्वर्ट करते हैं, और हाँ, इस धरती पर जितना भी जीवन है उसको ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। यानी कि इस धरती पर सभी जीवों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कौन कराता है, पौधे कराते हैं क्लोरोप्लास्ट की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिक्तिका। रिक्तिका जिसे हम वैक्यूल कहते हैं, ये पौधों के अंदर, पादप कोशिका के अंदर बहुत बड़ी पाई जाती है, जो मैंने पहले भी बताया था जब अंतर बताए थे पादप कोशिका जंतु कोशिका में, और जंतु कोशिका में छोटी छोटी पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो आपका एक्स्ट्रा जल है और कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ हैं उनको स्टोर करके रखना इनका जो है मुख्य कार्य होता है। जैसे कि पौधों के अंदर ये जो रिक्तिकाएँ बड़ी होती है और 90% भाग को घेरे रखती है। ये कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचनाएं होती हैं, जिन्हें टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी और पादप कोशिका में बड़ी होती है, ये मैं आपको पहले बता चुकी। कार्य क्या है रिक्तिका का, ये कोशिका के अंदर परासरण दाब का नियंत्रण में पादप कोशिका के अंदर जितने भी उपशिष्ट पदार्थ हैं उनको इकट्ठा करती है, अतिरिक्त जल को, और जितने भी पदार्थ उपशिष्ट हैं, जो व्यर्थ पदार्थ हैं, जो पादप के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं, पादप कोशिका के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होते हैं, उन सबको स्टोर करने का काम करते हैं वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं। ठीक है, जंतु कोशिका में भी ये सब यही काम होता है, यही कार्य होते हैं। छोटी होती है साइज की, लेकिन इनका कार्य क्या होता है, अतिरिक्त जल और अतिरिक्त पदार्थों को स्टोर करके रखना। लास्ट आपका था लाइसोसोम, जो हमने ऊपर गोल्जी एपरेटस में पढ़ा था। गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। क्या काम होता है लाइसोसोम में के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाचक एंजाइम होते हैं, और ये पाचक एंजाइम को स्टोर करके रखती है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य ये होता है कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उन सबका पाचन करना, और इसका मुख्य कार्य में एक तरह से कोशिका को साफ रखना है। कोशिका को कैसे साफ रखती है कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, एक्स्ट्रा पदार्थ हैं, व्यर्थ पदार्थ कोशिका के, उन सबको वेसिकल्स में पैक कर दिया जाता है, और वो वेसिकल जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं लाइसोसोम के साथ, और फिर लाइसोसोम के जो पाचक एंजाइम हैं उन सारे व्यर्थ पदार्थों को का पाचन करके उनको ख़त्म कर देती है, डिटॉक्सिफिकेशन कर देती है, और जो हमारी कोशिका है उसको उनके हानिकारक प्रभावों से बचाती है। ठीक है, जैसे गोल्जी उपकरण की कुछ पुट्टिकाओं में एंजाइम इकट्ठे, जो हमने गोल्जी उपकरण के टाइम में बता दिया था कि एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। इनका मुख्य कार्य कोशिका को साफ रखना है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, जब उपापचयी क्रियाओं में कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, कोशिका के अंदर कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तो लाइसोसोम जो है वो फट जाते हैं और पूरी की पूरी कोशिका का ही पाचन कर देते हैं, ताकि आसपास की कोशिका को नुकसान ना हो। किसी भी कोशिका के अंदर किसी प्रकार का कोई व्यवधान आ जाता है उसकी उपापचयी क्रियाओं में, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उनके अंदर कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से वो आसपास की कोशिका को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो लाइसोसोम्स हैं ये फट जाते हैं, और लाइसोसोम के अंदर जो पाचक एंजाइम है पूरी की पूरी कोशिका के सारे पदार्थ को का पाचन कर लेते हैं। तो इसलिए इनको हम सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। यानी कि कोशिका को खुद को ही ख़त्म, जिस कोशिका में पाए जाते हैं उसी कोशिका को खुद को ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए इन्हें ये क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। लेकिन ये ऐसा कब करते हैं, जब आवश्यकता होती है, जब किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता है और आसपास की कोशिकाओं को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये हमारे सभी कोशिकांग थे। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इस सारे चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और बहुत अच्छे से ध्यान से सुन करके इनको समझें, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू।